हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव साबित होगा। और यह ऑब्जेक्टिव जो है किसी न किसी वर्ष ये पूछा ही गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 32 है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव था 1 to 31 ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, चलिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दर्पण की दोनों की फोकस दूरी कितना है? -15 सेंटीमीटर है। दर्पण या लेंस मतलब कुछ कह रहा है ना, किसी लेंस या दर्पण की फोकस दूरी जो दिया है, फोकस दूरी दिया है -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये बताइए कि कौन सा दर्पण होगा और कौन सा लेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक फोकस दूरी दे दिया है माइनस में, इसका मतलब कह रहा है कि कौन सा दर्पण में फोकस माइनस होता है और कौन सा लेंस में इसका जो फोकस होता है माइनस में होता है। तो दर्पण तो दो प्रकार के हम लोग जानते हैं, एक होता है आपतल दर्पण। तो आपतल दर्पण का जो फोकस होता है ना, माइनस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। आपतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना, माइनस में लिया जाता है, क्योंकि ध्रुव से यदि हम इधर मेजर करते हैं, इधर मापते हैं, तो सभी दूरी ध्रुव से इधर मापेंगे ना तो माइनस में होता है। तो एक पहला तो पहचान में आ गया कि दर्पण कैसा है। तो दर्पण है आपतल दर्पण। लेकिन आपतल दर्पण तो पहचान लिए कि आपतल दर्पण है, लेकिन लेंस कैसा है? आपतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, इसको आप समझिए। लेंस तो दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक आपतल लेंस होता है। और ये आपका प्रकाशिक केंद्र होता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश केंद्र जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर देखिए वास्तविक में हमसे कट रहा है, तो एक क्या है, प्लस में लेते हैं ऐसा, और इसको लेते हैं तो इधर कटता है, इधर तो कटता नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश केंद्र जाता है तो ये दूर हटाने का काम करता है ऐसे, तो इसका जो फोकस है कटता हुआ प्रतीत होता है, तो यहाँ पर इसका प्लस हो जाता है। तो दर्पण में यहाँ पर इसी का प्लस आएगा फोकस दूरी, उत्तल लेंस का ही आएगा फोकस दूरी प्लस में। और लेंस यदि दर्पण में देखें तो आपतल दर्पण और लेंस में देखेंगे तो उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कह रहा माइनस में होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये तो कट रहा है तो इसका प्लस में आ गया, लेकिन दोनों माइनस में है तो देखिए इधर कट रहा है, तो दोनों क्या होगा, दोनों अवतल दर्पण और आपतल लेंस होनी चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? दोनों माइनस पूछ रहा है, बोल रहा है ना, दोनों माइनस होनी चाहिए। तो दर्पण में अवतल और लेंस में बोलेंगे तो ये भी आपतल होगा, क्योंकि इधर तो प्लस होता है और इधर कटता हुआ प्रतीत होता है, तो इधर माइनस देंगे तो दोनों क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो बहुत ईजी है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो ही तो नियम है। ठीक है, एक परावर्तक सतह है, ये आपतन कोण, पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, दो नियम हो गया। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 33 का आंसर क्या होने वाला है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, 34 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बटा में साइन आर, कि साइन आर बटा में साइन आई, कि साइन आई इंटू साइन आर। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक को याद रहे एन से या म्यू से सूचित करते हैं अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक बराबर हम लोग जानते हैं साइन आई बटा में साइन आर होता है, साइन आई बटा में साइन आर होता है। आप देख सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को तो असलेट का नियम कहते हैं ना। तो साइन आई बटा में साइन आर क्या दिख रहा है, ये आपका ए इज करेक्ट आंसर, इसी को असलेट का नियम कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, ए इज करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, इस टाइप के प्रश्न ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अगेन देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है, 35, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, उत्तल लेंस ऐसा होता है किनारे से पतला होता है और बीच में इसका मिडिल भाग जो होता है, मध्य भाग की जो मोटाई होती है अधिक होती है, और किनारा में क्या होता है, पतला होता है।
और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। अमुक अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ऐसे गुजारते हैं, तो गुजारने के बाद कहां से कटता है, फोकस होकर, इसीलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आंसर क्या है, सभी जगह पर एक समान मोटाई होता है नहीं, उत्तल लेंस में सभी जगह पर एक समान मोटाई कहाँ है, नहीं है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, देखो तो बीच की अपेक्षा किनारों पर पतला ना होता है जी, तो ये भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अवतल लेंस के आवर्धन, अवतल लेंस के आवर्धन a बराबर होता है। तो हम देखिए इसमें आवर्धन से रिलेटेड जितना भी टर्म पूछेगा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। आवर्धन के बारे में हम छोटा मोटा बात हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, ये होता है -v/u होता है, -v/u, ये फार्मूला होता है। अब एक और फार्मूला होता है, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। आपसे ये भी पूछेगा, ये भी बात याद रखिएगा, आवर्धन जो है ना, आवर्धन, आवर्धन का मतलब एम का कोई, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होती है, मात्रक नहीं होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है। तो अवतल लेंस है ना, हाँ अवतल लेंस है। तो देखिए ये अवतल लेंस, सबसे पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। देखिए ये अवतल लेंस है, ठीक है, और ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये अवतल लेंस है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही प्रकाश केंद्र गुजारेंगे, वस्तु को इधर ही रखते हैं ना, तो वस्तु के जो ऊंचाई होता है ना, या वस्तु की दूरी होता है ना, हमेशा के हमेशा वस्तु की दूरी जो होता है ना, नेगेटिव में लिया जाता है, माइनस में लेते हैं। और यहाँ पर अवतल दर्पण, अवतल लेंस के लिए पूछ रहा है, तो अवतल लेंस के लिए आवर्धन v/-u, ये तो फॉर्मूला में होता है। और ऑलरेडी वस्तु की जो दूरी है क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v/u आप कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा v/u, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आवर्धन बराबर क्या होता है, -v, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस और वक्रता त्रिज्या पर आधारित हम इसको एक डेरिवेशन भी करवाए हैं, इसको हम प्रूव भी किए हैं, जाकर के वीडियो के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, फोकस दूरी के दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। ये हम प्रूव भी किए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर होगा, r/2f। तो 37 का ए इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। अगेन देखिए, अगेन प्रश्न क्या है, अगेन प्रश्न क्या है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है। 38 का सोलर कुकर में जो प्रयोग करते हैं ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सोलर कुकर के रूप में हम करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है, और बीच में वाला जो भाग होता है ना, ये आपका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसको। अब उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, याद रखिएगा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा के हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना, वो हमेशा के हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी पर्दा पर प्राप्त हम कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, अब देख सकते हैं,
वास्तविक और उल्टा, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर लेंस में जब बीम यानी वस्तु को हम एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब कैसा बनता है, बड़ा बनता है कि वास्तविक बनता है। देखिए उत्तर लेंस, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर लेंस है। ये आपका कोई उत्तर लेंस है और ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ से f1 मान लो और यहाँ से 2f1 मान लो, और ये होता है f2 और ये होता है 2f2। और वस्तु को कहाँ रखा है भाई, वस्तु को रखा है f और 2f के बीच में। इसके बीच में जब वस्तु हम रखेंगे ना, जब प्रतिबिंब बनाएगा ना, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोग पॉइंट जानते होंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाता है, टकराने के बाद फोकस होकर गुजरता है, और इसके बाद प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे ना ऐसे, तो कहीं ना कहीं जगह कटेगा, तो इसके बीच बनता है। देखिए इसके तुलना में वस्तु क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए होगा, ए इज करेक्ट आंसर। वस्तु क्या बनेगा, आप देख सकते हैं बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और वास्तविक या भासी, तो वास्तविक बन रहा है। अच्छा कैसे समझेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ये वस्तु ये रखा हुआ, प्रतिबिंब ये वाला बना, तो उल्टा है ना, तो उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा हुआ ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वक्रीय पृष्ठ का मतलब होता है दो ऐसा वक्र है, एक ऐसा वक्र है, और ऐसा घिरा हुआ माध्यम क्या कहलाता है, तो लेंस कहलाएगा। और कैसा लेंस है, तो उत्तर लेंस का निर्माण हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, उत्तर लेंस। 41 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा उत्तर लेंस है। इसको गोलीय लेंस भी कह सकते हैं, उत्तर तो दिया नहीं है, गोलीय लेंस कहेंगे, जो कि आपका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित किया होता है, बाहर की तरह वक्रित किया होता है, यानी बाहर की तरह वक्रित का मतलब उठा हुआ होता है। तो ये कौन सा लेंस है भाई, ये आपका उत्तर लेंस है, ये आपका उत्तर लेंस है। तो इस प्रश्न का आंसर, ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन था, इस प्रश्न का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं 43 का, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहते हैं, कारण गोलीय दर्पण के, कोई गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। देखिए 43 नंबर प्रश्न भी काफी अच्छा है, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण का एक भाग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपतले दर्पण है, ठीक है, एक परावर्तक का पृष्ठ यही है जिसको द्वारक बोलते हैं, और द्वारक के मध्य बिंदु को, ये द्वारक है ना, देखिए यहाँ से ऐसे ड्रा कीजिए, ऐसे कीजिए, और लाइन को आधा कर दीजिएगा, और इसी की लंबाई से खींच दीजिएगा तो बन जाएगा मध्य बिंदु, और इसी को कहते हैं ध्रुव, ठीक है, इसी को कहते हैं ध्रुव। और यहाँ से यहाँ इसको मान लो फोकस, और यहाँ पर केंद्र है। तो गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एस आई मात्रक, आवर्धन का एस आई मात्रक, देखिए इसे हम पहले ही बता चुके हैं, आवर्धन का एस आई मात्रक 44 नंबर प्रश्न। आवर्धन को हम डिनोट करते हैं एम से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वास्तविक ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन, या आवर्धन को हम -v बटा में u से भी डिनोट करते हैं। अब देखो मान ले जाए कोई एक गोलीय दर्पण बना दिया, ठीक है, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, एक गोलीय दर्पण है, और यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब का निर्माण करवाओ, तो प्रतिबिंब का निर्माण करा रहे हैं किसी तरह, ठीक है, ऐसे करवाए, ऐसे कराएं। देखिए मान ले जाए कि ए और बी कोई वस्तु रखा हुआ है, 2 मीटर का कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे समझो 2 मीटर का वस्तु रखा हुआ है, और 2 मीटर का ही प्रतिबिंब बना, तो आवर्धन बराबर हम h डैश बटा में h जानते हैं, और 2 मीटर ऊपरे है और 2 मीटर नीचे भी है, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, तो मात्रकहीन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी इज करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इस संभावना 100% बनता है बोर्ड के एग्जाम में पूछने का इस प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बताइए।
लेंस के, ये आपका लेंस मान लीजिए, और लेंस के केंद्र का मतलब होता है बाबू यहाँ से ऐसे डॉट से मिलाओ और इस पॉइंट को, इस जो लाइन है ना इसको आधा करो, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग कहते हैं ओ से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं भाई। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे? किस लेंस का प्रयोग करेंगे? बहुत छोटा से छोटा अक्षर को पढ़ना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जिसका फोकस काफी कम रहेगा, उस प्रकार का लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है डी इज करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट होगा। अगेन देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। 47 नंबर प्रश्न कारण निम्नलिखित में कौन सा दर्पण सूत्र है? ये भाई एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रूव करने के लिए भी, सिद्ध करने के लिए भी पूछेगा एग्जाम में, इसको देख करके जाइएगा। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। 1 में क्या है, 1/a आपका u है, 1/u प्लस 1 में v होता है। ये आपका दर्पण सूत्र है, याद रखिएगा, ये आपका दर्पण सूत्र है। इसको हम वीडियो को प्लेलिस्ट में प्रूफ करके भी हम डाल देंगे, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को जिन अक्षर से, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से डिनोट करते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, एक कोई गोलीय दर्पण है, दर्पण में अवतल दर्पण बना लिए हैं, वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को, फोकस बिंदु को एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी पूछेगा तो स्मॉल एफ से। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट आंसर, 48 का ए इज करेक्ट आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 49 का। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ऐसे नहीं देगा ना तो यहाँ पर 3 लाख भी लिखता है कभी कभी, ठीक है, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड ऐसा भी कभी कभी लिखता है। आगे देखिए 3 लाख किलोमीटर। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 50 करा दंत विशेषज्ञ में डॉक्टर जो है दांत के उपचार के लिए, ठीक है, दांत के उपचार के लिए जो है दांतों को बड़ा करने के लिए, देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले बताओ दर्पण का यूज करते हैं कि लेंस का, ठीक है, कमेंट में थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा। कितना लगा लेते हैं? दर्पण भी लगा लेते हैं, ठीक है, दर्पण लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, बताइए। डॉक्टर लोग दांत को जो इमेज है ना उसको बड़ा करके देखने के लिए जो यूज करते हैं ना, लेंस नहीं लगाते हैं। जब भी लगता है तो अवतल दर्पण लगता है, याद रखिएगा। दर्पण में कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता 51 का है क्वेश्चन भाई, ये आपका 51 का है। मोटे लेंस के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है? देखिए मोटे लेंस की 52 है ना, 51 का है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, सॉरी, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? और एक और 52 का है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता। देखिए जो लेंस जितना पतला होगा ना, पतला होगा, उसका आवर्धन क्षमता क्या होगी? कम होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। लेकिन 52 नंबर भी इसी टाइप का प्रश्न पूछा है। मोटा लेंस का पूछेगा तो मोटा लेंस का आवर्धन जो फोकस होगा क्या होगा? अधिक होगा, आवर्धन क्षमता जो होगा अधिक होगा। तो आपका 51 का ए हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है? 52 है, चलिए और बचा है क्वेश्चन, हाँ 53। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? देखिए कोई अवतल दर्पण है,
ठीक है। ये मान लो ये आपका जो है आपतल दर्पण है। वस्तु को कहाँ रखा है मेरे भाई, ये आपका द्वारक है, ये आपका ध्रुव है। वस्तु को कहाँ रखा है मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु को कहाँ रखा है, उत्तल लेंस के आपतल लेंस ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब। ध्रुव और फोकस के बीच हम कोई वस्तु को रख दिए, आप प्रतिबिंब बनाओ। देखो इस कंडीशन को आप याद रखना, जब कोई वस्तु को हम आपतल दर्पण में ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब यदि बनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप रट जाइएगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखो यहाँ पर प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आया, दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरा, और गुजरने के बाद क्या करेंगे, ये डॉट डॉट सीधा ऐसे मिलाओ, डॉट डॉट से मिला दिए, ठीक है। इसके बाद आप इसका दूरी सेम होना चाहिए, ये आप यहाँ से ऐसे मिलाओ, ठीक है, यहाँ से इसके साइड से गुजारो और यहाँ से देखो डॉट से मिलेगा, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखो ये आपका वास्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है, जो कि दर्पण से क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। ये सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, तो इस प्रश्न का आंसर आभासी और सीधा बी इज करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था, ठीक है। ये VVI लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप VVI लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगेन देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। ये भी आभासी और सीधा बनेगा, इसका भी है जो प्रतिबिंब का जो नेचर है प्राकृतिक है, आभासी और सीधा बनेगा। आप देख सकते हैं बीज करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। आपतल दर्पण के मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी। एक दर्पण अवतल है, ठीक है, ये 55 नंबर प्रश्न है, अब ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं। आपतल दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु का फोकस पर रखेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इस भी प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आपका 56 नंबर प्रश्न क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तल लेंस के मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो अनंत पर बनेगा। इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए 57 नंबर, आपतल लेंस के मुख अक्ष पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगी। आपतल लेंस है, ठीक है, अब मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ये आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है बीज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न, आपतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कह रहा है आपतल लेंस, देखिए एक बना देते हैं, ये आपतल लेंस है और ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, अनंत पर वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए अनंत पर रखा हुआ है, मुख अक्ष के समांतर आया, ठीक, प्रकाशीय किरण यहाँ से मुख अक्ष के समांतर आएगी, आने के बाद यहाँ जैसे ही दर्पण से टकराएगा तो फोकस से दूर हटने का काम करेगा, ऐसे मुख अक्ष की ओर फैलने काम करेगा। और इधर जब डॉट से ऐसे बनाओगे और इधर भी इस लाइन को डॉट से बनाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ इसका ध्रुव पर करता हुआ प्रतीत होगा। तो जब कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं ना, तो आपतल लेंस में, कौन सा लेंस में, आपतल लेंस में इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होता है बहुत छोटा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और कहां पे बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा 58 है ना, 58 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आपका अनंत पर बीज करेक्ट आंसर होगा ना, ये आपका बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अब तक अनंत पर, सॉरी 58 नहीं है, ये 59 है, सॉरी 59 का आपका हो जाएगा अनंत पर ध्रुव पर फोकस पर डी होगा ना, 59 का ये आपका हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर होने वाला है। अगेन देखिए, अगेन आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 60 है। आप इसको देख सकते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद कोई भी एक लेंस है, ये लेंस बना लीजिए और लेंस का जो है मिडिल पॉइंट से यहाँ ऐसे डॉट से मिलाइए, मिलाने के बाद इस ये जो लाइन खींचे हैं डॉट लाइन, इस ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ जो लाइन खींचे हैं उसको आप आधा भाग में बांट दीजिए। बांटने के बाद ये जो पॉइंट कट होता है उसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। और चाहे दर्पण चाहे लेंस रहे, चाहे आपका उत्तल लेंस रहे, चाहे आपतल लेंस रहे,
दोनों का प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं प्रकाशिक केंद्र होता है। तो वो कह रहा है कोई लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण ऐसे गुजरता है ना, तो गुजरने के बाद ये दर्पण लेंस से टकराने के बाद सीधा निकल जाती है, इसमें भी ये सीधा निकलता है, ठीक है, सीधे निकल जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? इस प्रश्न का आंसर होने वाला है भाई बी का, सातों रंग में विभक्त हो जाती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने के बाद प्रकाश किरण के परिवर्तन के पश्चात विचलन के साथ बिना विचलन के निर्गत होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।